पीएन जंक्शन एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि क्या है और फिर पीएन जंक्शन का क्या करना है वो देखेंगे। तो पीएन जंक्शन मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन। ओके, अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर। नो हाँ, तो पी टाइप क्यों बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव कैरियर्स आता है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं। कौन है पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स? होल्स। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब जिसमें होल्स ज्यादा है, तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इसमें होल्स बहुत ज्यादा है, तो ऐसा होल्स का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से मूव कर जाएंगे तो होल्स बोलेंगे। मैं इलेक्ट्रॉन मैं अपनी जगह से मूव कर रहा हूँ, आप कोवेलेंट बॉन्ड में के जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस खाली इनकम्प्लीट बॉन्ड की जगह को होल बोलते हैं। ठीक है, सो होल इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जहां इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वहां पे नहीं है तो वो खाली जगह को होल बोलेंगे। ठीक है, तो होल इज एब्सेंस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब भी अपन सोचें कि होल मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है पर कोवेलेंट बॉन्ड्स में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्री होके मूव नहीं कर रहा, कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू मूव कर रहा है। ठीक है, सो कुछ यहां पे बॉन्ड्स बना देते हैं। ये सब कुछ जो डिस्कशन अपन सिलिकॉन को लेकर पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा जर्मेनियम या कोई और सेमीकंडक्टर को लेकर भी वैलिड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बॉन्ड में इधर होना चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अच्छा वो इलेक्ट्रॉन क्यों निकल जाएगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और ये जो जगह बच गई इसको बोलेंगे होल। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब? क्या होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? सर जब उसके पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो निकल जाएगा। जब वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी नहीं बोलना चाहिए, जब उसके पास एनर्जी होगी बैंड गैप से ज्यादा। हाँ, बैंड गैप से। बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप जो है मतलब बैलेंस बैंड का अपर मोस्ट लेवल और कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट लेवल। ये जो डिफरेंस है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास इससे ज्यादा एनर्जी है तो वो कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, मतलब वो बॉन्ड में से निकल जाएगा। तो ये हो गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन और ये हो गया एक होल। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसे भी घूम सकता है, इसके लिए इसको फ्री बोलते हैं, होल को फ्री नहीं बोलते। तो ये कैसे भी घूमेगा, रैंडमली इधर उधर घूमता रहेगा, बट ये होल सिर्फ बॉन्ड्स के थ्रू घूम सकता है। तो द मोशन ऑफ अ होल इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कोवेलेंट बॉन्ड। सो अगर ये बाजू वाला एक दूसरा बॉन्ड है, कंप्लीट बॉन्ड है, कंप्लीट बॉन्ड मतलब इधर भी इलेक्ट्रॉन है इधर भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया तो ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया और इधर एक होल हो गया। तो देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, होल इधर मूव नहीं किया, बट होल्स की तरह देखकर इसको समझना थोड़ा इजी है। इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर 2 तरीके के चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल्स, नेगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन रियलिटी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टिविटी इन द कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है जिसको होल बोल रहे हैं, एंड जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ये दोनों इक्वल होंगे, जितने बॉन्ड्स टूटेंगे उतने तो होल्स बनेंगे। पर अगर हमको उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हम इंप्योरिटी डालते हैं, 13th ग्रुप की या 15th ग्रुप की। 13th ग्रुप की अगर इंप्योरिटी डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो मतलब नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएगा। सो 13th ग्रुप की इंप्योरिटीज डालने के बाद 13th ग्रुप की इंप्योरिटी कौन सी? एल्यूमिनियम फॉर एन एग्जांपल। तो एल्यूमिनियम अगर एक डालते हो तो एल्यूमिनियम खुद 13 नंबर, मतलब उसके अंदर 13 प्रोटॉन्स और 13 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम जब अपन लोग डाल रहे हैं तो मटेरियल अभी भी न्यूट्रल ही है, बट एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन
कम दे सकता है बॉन्ड में। तो एल्यूमिनियम 4 में से सिर्फ 3 बॉन्ड्स कंप्लीट कर सकता है, सो ये होल बढ़ गया इससे। तो 13th ग्रुप की इंप्योरिटी में ये होल्स बढ़ गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, तो इसको बोल रहे हैं पी टाइप। अभी 13th ग्रुप की इंप्योरिटी में होल्स बढ़ गए, और ये होल तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, ये होल सिर्फ बॉन्ड वाला नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इसके लिए 13th ग्रुप की इंप्योरिटी को या पी टाइप की इंप्योरिटी को एक्सेप्टर इंप्योरिटीज बोलते हैं। सो दीज आर एक्सेप्टर्स, सो दे एक्सेप्ट व्हाट, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। सो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मतलब उसमें इंप्योरिटी 13 वाली है। 13 वाली है मतलब क्या, मतलब उसमें जो इंप्योरिटी डाली, जैसे एल्यूमिनियम डाला है, तो वो एक बॉन्ड कम कंप्लीट कर पा रहा है जितने उसको करने चाहिए, तो एक बॉन्ड कम कंप्लीट कर पा रहा है। तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव नहीं है, ये तो अभी न्यूट्रल है, पर अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसने ये एक्सेप्ट कर लिया और वो कर लेगा, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं करेगा तो पॉजिटिव, नहीं करेगा तो बोल रहेगा, तो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। ओवरऑल मटेरियल तो अभी न्यूट्रल है, ठीक है। 15th ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करने पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अब वैसे ये प्योर है, होल्स और इलेक्ट्रॉन सेम है, बट अगर यहाँ पे फास्फोरस बना दिया, तो फास्फोरस ने ये तो बना दिया, बट फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन और पड़ा है, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इधर ही रहेगा। 0 केल्विन टेम्परेचर पे ना होल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे बॉन्ड्स कंप्लीट होते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है। उससे ऊपर टेम्परेचर पे जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, कितनी एनर्जी मिले, कंडक्शन बॉन्ड में जाने की, तो ये कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट और ये वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट लेयर। सो कंडक्शन बैंड में और भी लेयर्स हैं, वैलेंस बैंड में भी और भी लेयर्स हैं। सो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे लेयर में जंप कर सकते हैं, क्योंकि बैंड है ना, ये ऑर्बिट नहीं है, इसमें इधर ही एनर्जी चाहिए उतना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्बिट्स में ऐसा होता है, बैंड में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी एनर्जी ले सकता है। ये होता है बैंड गैप या फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, बैंड गैप, फॉरबिडन गैप, सेम थिंग। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द अपर लोअर मोस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड द अपर मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। एक इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो उसको यहां पे होना चाहिए। यहां पे है मतलब वो बॉन्ड बना के बैठा है, यहां पे है मतलब वो बॉन्ड तोड़ चुका है, ठीक है। अभी ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो पे ये इसके पास ही रहेगा, ये तोड़ के नहीं निकलेगा, बट इसको निकलने के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए। तो यूजुअली ये बैंड गैप, ये वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट एनर्जी लेवल और नीचे भी है। अपर मोस्ट एनर्जी लेवल मतलब इसमें लेवल्स है नहीं, अपर मोस्ट मेरे को लेयर बोलना चाहिए, और ये कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट लेयर, तो ऊपर भी और है नीचे भी और है, ठीक है। ये है बैंड गैप या एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। अभी एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जब आएगा ना, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एब्सोल्यूट जीरो पे जैसे कि यहां पे ये सिलिकॉन और यहां पे अगर हो फॉस्फोरस, तो वो इधर इलेक्ट्रॉन देगा, इधर देगा, इधर देगा, इधर देगा, उसके पास एक और रह जाएगा फॉस्फोरस के पास, ठीक है। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 0 केल्विन पे इधर ही रहने वाला है। सो अगर यहां पे बात करें तो ये 0 केल्विन पे इधर रहेगा। मतलब इसने क्या किया, ये कंडक्शन बैंड और जो न्यू लेवल है उसके बीच में गैप कम है,
एज कंपेयर टू द प्रीवियस एनर्जी गैप. सो थोड़ा ये गैप कम कर दिया, इसको डैश लाइन से दिखा है, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये वाला इलेक्ट्रॉन है. इसको कंडक्ट करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए. बहुत कम है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या आएगा? होल्स बढ़ जाएंगे. तो वो क्या करता है, ये इसका कंडक्शन बैंड और ये इसका वैलेंस बैंड, तो वो यहां पे न्यू एक लेवल क्रिएट कर देता है. इसका भी साइज सेम है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. बट देखो ओवरऑल ये जो बैंड गैप है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या अपन 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में देख रहे हैं, और ये इन दोनों ने जो चेंजेस लाए ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है. तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्ट करना ज्यादा इजी या पी टाइप के लिए कंडक्ट करना ज्यादा इजी? एन के लिए कंडक्ट करना ज्यादा इजी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को इधर जाने में बहुत कम एनर्जी चाहिए, जबकि ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने दे देगा. बट अगेन ये एनर्जी काफी बचती है. सो दिस इज द रीजन कि मोबिलिटी एन टाइप की या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स. बराबर. ठीक है. सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स. दिस इज द रीजन. ठीक है. एक और चीज करनी है अपने को, रिकॉम्बिनेशन. ये जो रिकॉम्बिनेशन है इसके हिसाब से द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ये डिपेंड करेगा कि होल्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. अभी सपोज अपने पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 100 होल्स हैं, तो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस या रिकॉम्बाइन कितने हुए वो डिपेंड करेगा 100 into 100 पे. सपोज अपने पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है और 50 होल्स है, तो रिकॉम्बिनेशन कम ही होने वाला है ऑब्वियसली. ऑल्सो वाइस वर्सा, 50 इलेक्ट्रॉन्स और 100 होल्स, तो अगेन रिकॉम्बिनेशन ज्यादा ही होने वाला है. सो द रिकॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. ये रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से नहीं हो रहा. क्यों हो रहा है रिकॉम्बिनेशन? डिफ्यूजन इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. डिफ्यूजन क्यों हुआ? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अच्छा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे क्यों नहीं रह रहा है? क्योंकि एक जगह ज्यादा है और एक जगह तो रहना उधर, क्या तकलीफ है? जान कम होगा वो सही. देखो तुम एनर्जी ज्यादा है. एनर्जी ज्यादा है, पर कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक तो नहीं है. कौन सी एनर्जी ज्यादा है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है. देखो तुम सब लोग यहाँ पे अपने रो में शांति से बैठे हो, तुम लोग अपनी रो में शांति से बैठे हो, फिलहाल तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 0 है. बट अगर तुमको कुछ तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाए और तुम रैंडमली अपने बेंच पे खड़े होकर इधर उधर घूमने लग जाओ वहां पे पट्टी बांध के, तो कुछ तो इधर जाओगे और कुछ इधर जाओगे, और ओवरऑल थोड़ी देर बाद, बोलो 5 मिनट बाद इधर उधर घूमने के बाद अगर तुम सब अपनी आंख से पट्टी खोल दो तो ऑलमोस्ट आधे इधर हो गए, ऑलमोस्ट आधे इधर होने वाले हो. ठीक है. बट अगर तुमको बिठा के रखना तो नहीं होने वाला. इवन द कॉज ऑफ डिफ्यूजन इज टेम्परेचर डिफरेंस आई शुड से. अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो तो डिफ्यूजन नहीं होने वाला. एब्सोल्यूट 0 पे तुम कितना भी कंसंट्रेशन लग जाए तो डिफ्यूजन नहीं होने वाला है. ठीक है. सो इट इज थर्मल एनर्जी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन, नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. थर्मल एनर्जी के वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है. मतलब इसमें चार्जेस का लेना देना नहीं है, इसमें टेम्परेचर का लेना देना है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा कि कम होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा कि रिकॉम्बिनेशन होता है? कम होगा. क्यों कम होगा? टेम्परेचर कम करेंगे तभी वो रिकॉम्बिनेशन होगा. तभी रिकॉम्बिनेशन होगा. टेम्परेचर बढ़ने से रिकॉम्बिनेशन कम क्यों होगा? क्योंकि बॉन्ड्स ज्यादा टूटते रहेंगे. तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो बॉन्ड ज्यादा टूटते रहेंगे. ठीक है. तो टेम्परेचर बढ़ने से रिकॉम्बिनेशन कम होएगा, क्योंकि बॉन्ड्स टूटेंगे ज्यादा, बनेंगे कम. और जब टेम्परेचर डिक्रीज करते रहेंगे अपन लोग तो बॉन्ड्स बनेंगे ज्यादा, मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होएगा, टूटेगा कम. ठीक है. सो इसका जो कांस्टेंट होता है
इसको R ही बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन कांस्टेंट. सो द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन rate is proportional to, is equal to proportionality constant R recombination constant Ne और NH. अभी अगेन इसमें नंबर डेंसिटी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा. अब ये NeNH अगर एक्सट्रिंसिक हो तो डिफरेंट होगा. अगर N टाइप सेमीकंडक्टर हो तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा. अगर P टाइप सेमीकंडक्टर हो तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा. ठीक है. बट ये R उस पर डिपेंड नहीं करता. R तो कांस्टेंट है. रिकॉम्बिनेशन रेट भी उस पर डिपेंड नहीं करता. रिकॉम्बिनेशन रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है. तो एक्सट्रिंसिक के लिए भी यही फॉर्मूला है, इंट्रिंसिक के लिए भी यही फॉर्मूला है. ठीक है. तो अगर इसको लिखें रिकॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक, ये इक्वल होगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक के. रिकॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स. अब इंट्रिंसिक में तो दोनों का नंबर इक्वल होता है, आर एन स्क्वायर. हाँ, इसको Ni बोलते हैं. तो ये हो जाएगा R Ni R Ni स्क्वायर. ठीक है. तो इन दोनों को इक्वेट कर लो. R Ni स्क्वायर इक्वल्स टू R Ni NH. Therefore Ni स्क्वायर इक्वल्स टू Ni NH. ठीक है. मतलब Ni क्या होगा? रूट ऑफ Ni NH. तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नंबर डेंसिटी चार्ज कैरियर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है. ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ऑफ प्रोडक्ट. तो Ni इज GM ऑफ Ni एंड NH. ओके. चलो, तो ये रिकॉम्बिनेशन की बातें हो गई. सो हम लोग को क्लियर रखना है कि ये रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है. इसके एग्जैक्ट इक्वेशन तुम लोग को नहीं है, बट इतना समझ सकते हैं हम लोग कि ये रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है. सो अगर इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक मतलब एन टाइप या प्योर इम्प्योर, इन दोनों में अगर तुम टेम्परेचर सेम रखते हो तो दोनों के लिए Ni स्क्वायर इक्वल्स टू NeNH होगा. और तुमको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें टेम्परेचर वेरी नहीं किए गए. तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हम लोग सीधा यही इक्वेशन लगा देने वाले हैं. ओके. क्या खत्म किया तुमने? हमेशा भूल जाओगे. PN जंक्शन ओके. हाँ, इलेक्ट्रिक लेवल. ठीक है. सो अप्रॉक्सीमेटली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. ठीक है. अब तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे रूम टेम्परेचर पे. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और कुछ और बॉन्ड्स भी टूटेंगे. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स 2 और होल 1 हुआ. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ज्यादा है. ओवरऑल तो ये मटेरियल न्यूट्रल ही है. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो मैंने प्रोसेस क्या किया. P और N साथ में लाने के लिए मैंने यहाँ पे फास्फोरस की इम्प्योरिटी डाली और यहाँ पे एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी डाली. और सच में भी यही होता है. सच में पीएन जंक्शन अगर बनानी हो तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को फेविकॉल से चिपका दो तो नहीं बनता है. दोनों को वेल्डिंग कर दो तो भी नहीं बनते हैं. तुम कितना भी उनको एक दूसरे के अंदर तोड़ के भी अगर इंसर्ट कर दो, पीएन जंक्शन नहीं बनता है. ऐसे पीएन जंक्शन बनता नहीं है. पीएन जंक्शन में क्या करना पड़ता है? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लो, उसके अंदर एन टाइप इंप्योरिटी डाल दो. मतलब तुमने एक एल्यूमिनियम वाली इंप्योरिटी का सेमीकंडक्टर लिया है, उसके थोड़े से रीजन में तुमने फास्फोरस की इंप्योरिटीज डाल दी है. ठीक है. तो वो पीएन जंक्शन बनता है. या उल्टा भी कर सकते हो, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लो, उसके अंदर पी टाइप इंप्योरिटीज डाल दो. तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम लोगों को इंप्योरिटीज सिलेक्टिवली ऐड करनी होती है. दो पी और एन को उठा के चिपकाने से पीएन जंक्शन नहीं होता है. ठीक है. क्योंकि उनके बीच में ना माइक्रो गैप्स रह ही जाती है और वो गैप वाले माइक्रो अपने को दिखे बट वो बहुत बड़ी बड़ी गैप्स होती है. ठीक है. सो अभी ये पीएन जंक्शन बना है. सर बोलो. इसमें जो होल से वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं टिक सकते? हाँ ठीक है. मीन्स ऐसे ऐसे इधर भी टिक सकते हैं ना?
नहीं एडजस्टेंट बाजू में ही जाएंगे, मतलब तुम बोल रहे हो ये वाला होल इधर नहीं जा सकता सीधा सीधा, हाँ, ऐसे नहीं जा सकता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड तोड़ के आना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ के आना। हाँ, पर वो होल का मोशन फिर वैसा नहीं रहा, बिना बॉन्ड तोड़े नहीं। बिना बॉन्ड तोड़े ही जाना पड़ेगा उसको। होल्स का मोशन जब भी हम बात कर रहे हैं तभी हम बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे वो उसके पास गया इसमें सिलिकॉन है, हाँ उसके पास गया तो सर उसमें अट्रैक्ट होगा, फिर घूमेगा कैसे, समझ नहीं आ रहा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, इससे ज्यादा है, उसका जितनी एनर्जी वो उसके पास गया तो फिर वो से अट्रैक्ट हो तो उसकी एनर्जी उसमें भी तो यूज हो सकती है, तो उसकी एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। अगर उसको अट्रैक्ट होना है तो एनर्जी कम चाहिए, पता है। पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्म्स, नेगेटिव एनर्जी, जीरो और पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये निकल चुका है इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है, बराबर। अगर ये कोई और, जैसे कि इस बॉन्ड के पास चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया इस बॉन्ड के पास, ये अंदर कब जाएगा, जब इसकी एनर्जी कम होगी तो जाएगा। अगर इसके पास अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी है तो नहीं जाएगा अंदर, मींस उसके पास से होकर निकल जाएगा, पास से होकर निकल जाएगा, ऐसा थ्रू एंड थ्रू निकल जाएगा। पर अगर अंदर गया, एनर्जी कम हुई तो बैठ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी गया, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन भी गया और एक होल भी गया, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो जाए, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं हम, ठंडा कर सकते हैं, और वैसे रैंडम रिकॉम्बिनेशन होते रहते हैं। रैंडम ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, वो बॉन्ड में जाके बैठ गया, बट ओवरऑल जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में से टूट भी रहे हैं। अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो सेमीकंडक्टर का, तो जितना इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन हुआ उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं और से निकले होंगे। सो ओवरऑल नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो अगर तुम ठंडा करते जाओ तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होने लग जाएंगे, तो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होने लग जाएंगे, होल्स भी कम होने लग जाएंगे, तो इसके लिए कंडक्टिविटी कम होने लग जाएगी, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। सेमीकंडक्टर्स को ठंडा करने से उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, रिकॉम्बिनेशन क्योंकि ज्यादा होने लगता है। अगर तुम गर्म करो तो रिकंबाइन कम होंगे, टूटेंगे ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे, तो नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंडक्ट करने के लिए और ज्यादा होल्स भी अवेलेबल है कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। ये तो गर्म ठंडे का बताया, और दूसरा भी कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं इसमें। तुम अगर लाइट गिराओगे तो भी ज्यादा बॉन्ड छूटेंगे, वो डिपेंड करता है कौन सी लाइट है, कलर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बट देन लाइट गिराने से अपन इसका कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका कंडक्टिविटी चेंज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो आज देखना है मेरे को, मैं एटलीस्ट वहां तक पहुंचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इसकी कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ जाता है, वो देखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल है, यहाँ से लाइट गिरी, इसकी लाइट की एनर्जी होगी एच नहीं होगी, और अगर ये इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ये निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो नहीं निकलेगा, तो सेम रहेगा, ठीक है। और सर उसकी एनर्जी के बराबर फिट हुआ तो निकल जाएगा, और उसकी बात जाके रुक जाएगा जहाँ पे भी। पर ऐसा बहुत कम चांस है। ये एनर्जी कितनी कम होती है, ऐसा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻⁹, 10⁻20 वोल्ट की एनर्जी है ये एग्जैक्टली, मतलब 10⁻⁹ मतलब पॉइंट के बाद 19 जीरोस लगाओ फिर कुछ डिजिट आएगा, एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी मिल रही है, ऐसा बहुत कम होता है, वेरी रेयर। और अगर हुआ तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के खड़ा हो जाएगा, मैं क्या करूँ, अब कोलाइड करके फिर मूव करने लग जाएगा, बट यूजुअली एनर्जी ज्यादा ही होती है तो निकल के वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही है, इसको सोचने को कि भाई यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इधर गया है। अब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है तो कोलाइड करके वापस आएगा या इसके बाजू में से निकल जाएगा, बट अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, सो बाय ज्यादा है मीन मैग्नीट्यूड, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हुई तो ही अट्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड उतना नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आके चिपक जाएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे अंदर कैसे होने वाला है, क्लियर।
इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसका कुछ फोर्स नहीं लगेगी, लगेगा। लगेगा ना। हाँ लगेगा, इसके लिए उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हुए तो इधर जाके एग्जैक्टली उसको पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो रुक जाएगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी पकड़ लेगी वो। बट अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ से जाके वो पकड़ने की कोशिश करेगा बट वो दूसरी साइड से निकल जाएगा। सो फोर्स तो लगेगा, तो वहां पे उसको बिठाने की तो कोशिश करता ही है। सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाती है, जब भी पास में आओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाती है और पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव होते जाती है, कम होती जाती है। सो मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ते जाता है, ठीक है। सो R decreases, U inversely proportional to R. R decreases but U increase, magnitude increase, but negative side. तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, नेगेटिव 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 होते जा रही है। इलेक्ट्रॉन को वो चाहिए, किसी भी सिस्टम को वो चाहिए अपनी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रखना। ये पेन नीचे क्यों गिर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से मत समझो, इसको अपनी एनर्जी कम करनी है। यहाँ पे इसके बाद एनर्जी कुछ तो है, यहाँ पे इसके बाद एनर्जी कम है। कोई भी सिस्टम वहां जाता है जहां पे उसको अपनी एनर्जी कम मिलती है, ठीक है। सो ये बॉन्ड में आना चाहता है क्योंकि बॉन्ड में इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। बट अगर बॉन्ड में आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी उतनी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो दूसरे साइड से निकल लेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी कम है कंपेयर टू बॉन्ड एनर्जी, मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है सिर्फ, बॉन्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही रहेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल एनर्जी लेसर है तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव हुई, तो जीरो एनर्जी नहीं होगी, वो निकल जाएगा वहां पर। अगर काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम है, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी और वो रह जाएगा, ठीक है। इक्वल हुई तो भी रह जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसे पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव ही होगी। हाँ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक्चुअली ऐसा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है बट देन पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी इज रिपल्शन। तो काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी साइज तो कंपेयर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, से 10 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी कैन टेक -10 जूल्स और काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, तो बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी है -11 जूल्स, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, तो भी बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा छोड़ के। अगर काइनेटिक एनर्जी है 15 जूल्स और पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल्स, तो टोटल एनर्जी विल स्टिल बी 5 जूल्स ऑन मीटिंग, तो मतलब वो एनर्जी पॉजिटिव है उसके पास, वो निकल जाएगा ऐसा, ठीक है। सर अगर सपोज करो जो होल उधर था और उधर जब इलेक्ट्रॉन है तो इधर से उधर घूमेगा बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला, बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, हाँ बॉन्ड वाला। सो ये इलेक्ट्रॉन हाँ ये इधर आ गया तो इधर होल आ गया, हाँ, तो सपोज करो वो इधर आया और जो फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी हुई तो उस पे उसमें फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, हाँ वो तो सीधे अभी फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन इसको? जब पहले उधर होल था बराबर, तो जैसे वो अट्रैक्ट हुआ, ये अट्रैक्ट हुआ, हाँ कि ये अट्रैक्ट हुआ, नहीं पहले वो अट्रैक्ट हुआ, पहले ये अट्रैक्ट हुआ, हाँ अच्छा ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? वो उधर से शिफ्ट हो गया। अच्छा हाँ हो सकता है, हो सकता हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? तो ये इसको फिर कोलाइड करेगा, हम कोलाइड करके दोनों नहीं निकल जाएंगे अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो। नहीं फिर ये रिपेल करेगा ना। ये इधर क्यों आ रहा है पहली बात तो, वो होता है इसलिए वो उस पे, इधर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाँ बट हाँ तो इसको प्लस ई की तरह सोच, प्लस ई। प्लस तो क्यों आ रहा है प्लस ई आ रहा है? अगर इधर माइनस ई आ गया तो आएगा क्या? नहीं आएगा ना, अगर उसको एनर्जी ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी तो आएगा और इसको कोलाइड करेगा, और उसकी बहुत ज्यादा हुई तो फिर उसमें मोमेंटम में जो दोनों को नहीं निकाल तो उसको कोलाइड करके इसको निकाल देगा, खुद बैठ जाएगा, बहुत ज्यादा हुई है ना, तो इसको आगे कोलाइड करके इसको निकाल देगा, खुद बैठ जाएगा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल रहेगा, नंबर सेम रहने वाला है, बराबर। ये तू क्या बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के आपस में इंटरेक्शन की बात कर रहा है, बाहर से हम कुछ एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। बाहर से हम एनर्जी सप्लाई करेंगे अगर, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलना चाहेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो द इलेक्ट्रॉन्स वुड वांट टू ब्रेक फ्रॉम देयर बॉन्ड्स, समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा एनर्जी देने से ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल वांट टू ब्रेक फ्रॉम देयर बॉन्ड्स, तो उनको निकालना बहुत इजी है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलना चाहते हैं,
टेम्परेचर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने बॉन्ड में बैठना चाहेंगे, ये होने वाला है। ठीक है, जंक्शन मटेरियल बना दिया है, अब क्या होगा मटेरियल बनने से, तो ये पी टाइप, अभी सिलिकॉन एटम्स वगैरह वो सब नहीं बना रहे, तो पी टाइप में बहुत सारे होल्स, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स। अल्टीमेटली ये सही न्यूट्रल है, कोई चार्ज वाला नहीं है, और जहां पे भी एंड होगा फिर वो थोड़े से रीजन में भी हो सकता है, अपन पूरा देख रहे हैं ताकि समझ में आए। एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा और कुछ होल्स, बट अल्टीमेटली ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, बराबर। पर अब इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो यहां से इधर फ्लो करेंगे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। तो ये जो है प्रोसेस, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में तुम डिफ्यूजन रेट वगैरह पढ़े हो। तो इलेक्ट्रॉन्स अभी इधर आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए कि इधर बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो घूमते फिरते इधर आएंगे। सो इधर बहुत सारे लोग हैं, इधर कम लोग हैं, तो तुम लोग जब भी आंख पे पट्टी वट्टी बांध के इलेक्ट्रॉन्स तो ब्रेन नहीं, तो अंधे की तरह ऐसे ऐसे इधर घूमते रहेंगे। तो तुम्हारे भी अगर आंख पे पट्टी बांध के तुमको ऐसे छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर बाद इधर और इधर ऑलमोस्ट इक्वल लोग होने वाले हैं, ये वाले लोग हैं और ये वाले लोग हैं, बराबर। तो उस वजह से बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अच्छा, ये डिफ्यूजन होने के लिए थोड़ा टेम्परेचर चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो पे डिफ्यूजन नहीं हो सकता। अगर तुम लोग पहले आंख पे पट्टी बांध दो बट सब लोग अगर बैठे हुए हो तो डिफ्यूजन नहीं होने वाला। डिफ्यूजन तब होगा जब तुम्हारे पास थोड़ा काइनेटिक एनर्जी है, जब तुम थोड़ा मूव करोगे। तो ये डिफ्यूजन इधर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हुए, इधर से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो n वाला साइड पॉजिटिव बनने लगेगा और p वाले साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये नेगेटिव बनने लग गया। ओके, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आके क्या करते हैं, होल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। सो ये थोड़े से होल्स अपन मिटा देते हैं और यहां से थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिटा देते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहां वाले होल्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। सो इतने रीजन में रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। सो रिकॉम्बिनेशन होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स को ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स इधर है, मतलब अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो इस साइड है। तो इनिशियली ये जो करंट है ये है डिफ्यूजन की वजह से, तो इसको डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। तो इनिशियली द डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम P to N, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर क्योंकि ये साइड नेगेटिव हो गया, ये साइड पॉजिटिव हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी बीच में। इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक रहेगी क्योंकि इधर थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, इधर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेके आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लग रहा होता है। तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, सपोज यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ये उसमें से 2-3 को पकड़ के वापस लेके आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को इधर लेके आ रही है, मतलब करंट इधर ही जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये करंट है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये करंट इसलिए नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत है, उल्टा ये तो इलेक्ट्रॉन्स यहां वापस जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। So drift current is from N to P, ठीक है। और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो ड्रिफ्ट भी वीक होगा। इनिशियली थोड़े इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 100 में से 10 वापस गए, बट जैसे जैसे इधर 1 सेकंड में 100, नेक्स्ट सेकंड में भी 100, थर्ड सेकंड में भी 100 इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है और इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो ड्रिफ्ट बढ़ेगा। सो ये ड्रिफ्ट करंट जो है एक पॉइंट पे इतना स्ट्रांग हो जाएगा, सॉरी डायरेक्शन, ये ड्रिफ्ट करंट एक पॉइंट पे इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो डिफ्यूजन को रोक देगा। कि अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके जाना पड़ेगा और उतनी एनर्जी नहीं है। एक गिवन टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तुम टेम्परेचर चेंज करो ये प्रोसेस वापस होता है, बट एक गिवन टेम्परेचर पे एक पॉइंट पे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट इक्वल हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि जंक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। तब बोलेंगे कि एक पीएन जंक्शन बन चुका है।
ठीक है। अब ये पी एन जंक्शन में देखो क्या है, ये जंक्शन है दोनों का। सो ये जंक्शन है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ चुके थे और इन्होंने इन होल्स को भर दिया था। तो अभी ओवरऑल न इधर होल्स बचे न इधर इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे। इसका मतलब दिस रीजन इज कंप्लीटेड विद कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटा नहीं हुआ है और न ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स हैं ही नहीं। तो ये रीजन को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, क्योंकि इट इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। इट इज डिप्लीटेड मतलब चार्ज कैरियर्स इधर से खाली हो चुके हैं, इसके लिए इसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। ये डिप्लीशन रीजन की टिपिकल वैल्यू तुम लोग को होगी 10⁻⁷ से 10⁻⁻⁶ मीटर, इतनी वैल्यू, मतलब 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर का इसकी विड्थ होती है, ठीक है। और जितना डिप्लीशन रीजन में नंबर डेंसिटी ज्यादा उतना डिप्लीशन रीजन छोटा होता है। तो अगर इसकी विड्थ की बात करो, अगर ये डिस्टेंस की बात करो, अगर इस x की बात करो, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी NaNH। डिप्लीशन रीजन की साइज उल्टा डिपेंड करती है NaNH, मतलब अगर Ne और NH ज्यादा होंगे तो डिप्लीशन रीजन बहुत पतला होगा, ऐसा क्यों? देखो अगर NeNH ज्यादा है तो बहुत रिकॉम्बिनेशन हो गए, थोड़े से रीजन में इतने सारे रिकॉम्बिनेशन हो जाएंगे कि डिप्लीशन रीजन इतने में ही बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड कर देगा, ठीक है। अभी डिप्लीशन रीजन ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर दी है। सो मतलब अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही है, सो मतलब कहां स्ट्रॉन्ग हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर स्ट्रॉन्ग हुई कि इधर स्ट्रॉन्ग हुई? इधर स्ट्रॉन्ग हुई, इधर स्ट्रॉन्ग हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे एक ऐसा रीजन बन गया पोटेंशियल का, एक ऐसा रीजन बन जाता है। अभी इलेक्ट्रॉन तो क्या जाता है, अगेंस्ट जाता है, ठीक है। तो ऐसा सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर जाना है, इधर से क्रॉस करना है, तो उसको ये एनर्जी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी चाहिए अभी ये क्रॉस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को उतना वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा हमको क्रॉस करने के लिए। तो ये वोल्टेज जो बीच में बन जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो वोल्टेज सेटअप हो गया है, ये है हमारा पोटेंशियल बैरियर। और ये पोटेंशियल बैरियर हमको फायदा देगा। ये पोटेंशियल बैरियर हमको अलाउ करेगा जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो सिलिकॉन है और जो इंप्योरिटीज भी हैं, यहां पे कौन सी इंप्योरिटीज रहेंगी? एल्यूमिनियम इंप्योरिटीज रहेगी। तो एल्यूमिनियम इंप्योरिटीज के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। यहां पे फॉस्फोरस इंप्योरिटीज ने अपने इलेक्ट्रॉन्स खो चुके हैं। तो यहां पे एल्यूमिनियम नेगेटिव होंगे, इधर फॉस्फोरस पॉजिटिव होंगे। सो इधर नेगेटिव आयंस हैं, इधर पॉजिटिव आयंस हैं। सो इधर ऐसे नेगेटिव आयंस हैं पी टाइप में, ऐसे नेगेटिव ट्राइवैलेंट आयंस हैं जो मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल है, ये मूव नहीं कर सकते, तो एक करंट कंस्टिट्यूट ही नहीं करेंगे। सेम यहां पे पॉजिटिव इमोबाइल पेंटावैलेंट आयंस हैं, तो ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये इमोबाइल है। इसलिए इस डिप्लीशन रीजन को स्पेस चार्ज भी बोलते हैं, स्पेस चार्ज। तो यहां पे चार्ज कैरियर्स नहीं है पर चार्ज है। तो ऐसा माना जाता है कि इस स्पेस में चार्ज है। किधर है चार्ज आपको पता नहीं, ऑब्वियसली पता है मतलब बॉन्ड्स में बैठा हुआ है, ठीक है। बट यहां पे चार्ज कैरियर्स काम के नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने वाले। ये दोनों रीजन चार्ज है बट फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने वाले। यहां पे नेट चार्ज 0 है इतने रीजन, इतने में भी नेट चार्ज 0 है बट ये कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इस रीजन को स्पेस चार्ज बोल सकते हैं। सो स्पेस चार्ज ऐसा नाम क्यों पड़ा कि खाली स्पेस है फिर भी चार्ज है, मतलब वो नहीं करेगा, ठीक है। सो बिकॉज देयर आर इमोबाइल नेगेटिव चार्जेस इन पी रीजन,
and immobile positive charges in n region, depletion region is also called space charge region. ओके क्लियर? अब ये तो हमारा बन गया जंक्शन. अब ये सब बेटा रहते हैं समझिए. तो ये पीएन जंक्शन बन चुका है. सो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो इकलौता था वो इतना काम का नहीं है. एन टाइप भी इकलौता इतना काम का नहीं है, पर पीएन जंक्शन बहुत काम का है. अब पीएन जंक्शन को क्या करेंगे? पीएन जंक्शन को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में. अब देखेंगे क्या करते हैं. तो उसको कनेक्ट करने के लिए मेटल के पॉइंट्स चाहिए. सेमीकंडक्टर को, सिलिकॉन को तो वैसे कनेक्ट नहीं कर सकते हो. कनेक्ट करने के लिए मेटल के पॉइंट्स चाहिए. तो क्या किया जाता है? इसके दोनों एंड्स पे ऐसे मेटल पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं पी साइड पे. एक यहाँ पे पी साइड पे और यहाँ पे एन साइड पे. यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हो, जहां चाहिए कर सकते हो. अगर तुमने अगर छोटे छोटे अपने टॉर्च बल्ब या ऐसे कुछ बनाए हैं उसमें छोटी एलईडी लाइट्स होती है, तो कभी ऐसे निकाल के देखो. फिर किसी किसी में ऐसे कनेक्शन पॉइंट्स हैं, किसी किसी में ऐसे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं. तो जैसा कनेक्ट करना है जो इजी हो कनेक्ट करना. तो पी साइड पे अगर मेटल कनेक्टिंग पॉइंट है और एन साइड पे भी मेटल कनेक्टिंग पॉइंट है, तो the PN junction diode is then the PN junction is then called a PN junction diode. So if we provide metal connecting points to a PN combination, then it is called a PN junction diode. So ये connecting अच्छा 4 नहीं होने चाहिए, फिर कुछ और हो जाता है. 2 ही होने चाहिए. तो मैं 2 एंड्स पे दिखा रहा हूं. तो ये मेटल कनेक्टिंग पॉइंट्स लगाने के बाद ये एक डायोड बन जाता है. डायोड का मतलब होता है 2 कनेक्शंस वाला. डायोड इज 2 कनेक्शंस. एक और भी होता है ट्रायोड, वो होता है 3 कनेक्शंस वाला. सो ट्रायोड का पॉपुलर नाम है ट्रांजिस्टर. वो बाद में देखेंगे लेटर ऑन क्लासेस में. सो ट्रायोड मतलब 3 कनेक्शंस. सो डायोड 2 कनेक्शंस वाला यहाँ पे मेटल कनेक्टिंग पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए. तो हर बार क्या अपन ये बनाते तो नहीं रहेंगे. तो जैसे रेजिस्टेंस वगैरह का भी सिंबल होता है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है ये ऐसा ट्रायंगल और आगे ऐसे लाइन. ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है. ओके. सो ये पी और ये जो लाइन है ये एन डिनोट करती है. ओके. अब मेरे को बताओ कि ये पीएन जंक्शन में तो चल रहा है ना भाई, 2 का बनते हैं. तो अच्छा, कौन सा एनोड कौन सा कैथोड? होगा कैथोड. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है इसलिए. वो पॉजिटिव है और उस वजह से वो कैथोड है और ये कैथोड भी है. अच्छा, ये जो पीएन जंक्शन का जो सिंबल है, ये जो एरो है, करंट जहां से फ्लो करता है वो जहां से एंटर होता है. हाँ एंटर होता है. करंट जिधर से एंटर होता है वो होता है एनोड. एसिड, एसिड याद रखना है. एनोड करंट इन डिवाइस. एनोड करंट इन डिवाइस, जहां से करंट एंटर हो रहा है डिवाइस के अंदर उसको एनोड बोला जाता है. तो करंट एंटर इधर से होता है, ऐसे होता है. ठीक है. तो इसके लिए P इज एनोड. इसमें फिक्स्ड है. ये केमिस्ट्री के सेल्स की तरह नहीं है. देखो सेल का कभी कभी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड हो सकता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है. इसमें ऐसा नहीं है. इसमें ये P साइड ही एनोड होता है हमेशा. तो ऑब्वियसली N साइड हो गया कैथोड. तो वो दिखाने के लिए ये एरो है कि करंट ऐसे ही जाएगा. करंट ऐसे नहीं जाएगा, करंट इसमें ऐसे ही जा सकता है. तो ये एरो करंट की डायरेक्शन दिखाता है. ओके. इसके लिए पी साइड हमेशा ही एनोड होगा, एक्सेप्शन ही नहीं है. एन साइड हमेशा ही कैथोड होगा, नो एक्सेप्शन. बैटरीज की तरह नहीं है. बैटरीज में भी ये रूल है सिंपल. एसिड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है, ऐसा कुछ नहीं है. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड दोनों हो सकता है. डिपेंड करता है कि उसके अंदर करंट एंटर हो रहा है या निकल रहा है. जहां करंट एंटर हो वो होता है एनोड. ओके. सो ये एरो पीएन जंक्शन में करंट की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है. तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये एक ऐसा डायोड है जिसमें करंट सिर्फ ऐसे ही जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता है.
मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन बनती है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।